आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। तो क्लास 10th साइंस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है बच्चों, और उसके लिए आपके लिए हम 3 वीडियोस लेके आएंगे जिसमें से मोस्ट ऑफ द पेपर आपका उसी में से आएगा। तो ये बहुत ध्यान से आप देखना ये तीनों वीडियोस, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे। आज ही तीनों वीडियोस आ जाएगी, सुबह शाम और रात तक, तीनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स केमिस्ट्री और अभी केमिस्ट्री कर रहे हैं, बायो और फिजिक्स, तीनों के टॉपिक्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं हर चैप्टर्स में, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो अगर आपने अभी तक अच्छी से तैयारी नहीं की है तो बस ये टॉपिक्स आप करके चले जाना, आपके 50+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। इससे पहले भी हमने MCQs के लिए 2-3 वीडियोस डाली है, वो भी आप देख सकते हो। टॉपिक सारा कवर है, वो भी आप देख सकते हो। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे जो केमिस्ट्री के जो 4 मेन चैप्टर हैं उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अच्छा, केमिस्ट्री की इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने चैप्टर्स से, अगर हम ओवरऑल बात करें केमिस्ट्री की, तो टोटल अगर 4 चैप्टर्स देखें हम, केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेस, मेटल्स नॉन मेटल्स एंड कार्बन इट्स कंपाउंड, तो इसमें से 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके इस फर्स्ट चैप्टर से, सेकेंड से भी 3 क्वेश्चंस, और थर्ड और फोर्थ चैप्टर से 1 मार्क का एक क्वेश्चन, थर्ड से 2 मार्क का एक क्वेश्चन, और फिर उसके बाद 3 मार्क का एक क्वेश्चन केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन से। टोटल पहला चैप्टर 6 मार्क्स का, सेकंड चैप्टर 3 मार्क्स का, थर्ड चैप्टर 10 मार्क्स का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस पे आपको ज़्यादा वेटेज देनी है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है वो 6 मार्क्स का है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री में, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो केमिस्ट्री में अगर आप सबसे पहले 2 चैप्टर्स करोगे तो वो कौन सा, मेटल्स नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस, और फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और लास्ट में आप एसिड बेस सॉल्ट्स। इसी तरीके से बायो की अगर हम बात करें तो बायो में भी लाइफ प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स ये आप देख सकते हो, और 9 मार्क्स का आपका लाइफ प्रोसेस का आता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिर्फ 3 मार्क्स का आता है। तो इसमें ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, तो आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सिर्फ 3 मार्क्स का ये पेपर आएगा, तो इसमें आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे वो आप देख लो, उसी में से ही आपका पेपर आएगा। फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से एक आपका आता है 5 नंबर का और एक 1 नंबर का, तो टोटल 6 नंबर के इसमें से आते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये हालांकि आपको लग सकता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कम सिलेबस है इसमें, लेकिन ये ज़्यादा मार्क्स का है। तो 3 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडीज़, तो टोटल 3 और 4 7 नंबर का ही पेपर आना है। तो आप देख रहे हो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिर्फ 3 मार्क्स का है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है वो आपका 7 मार्क्स का आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये टोटल आपका 10 मार्क्स का चैप्टर आता है, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे आपके 3-3 नंबर के, एक क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का। और ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट यही आए, अप्रॉक्सीमेटली यही होता है। फिर ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड देखें तो ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें कहा गया है। मोस्ट प्रोबेबली जो इस बार का पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पे बेस्ड होगा। और इलेक्ट्रिसिटी आपके 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का, टोटल 7 मार्क्स का। तो और मैग्नेटिक इफेक्ट में भी 3 मार्क्स, 1-1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स, और टोटल 6 मार्क्स का, और आवर एनवायरनमेंट 5 मार्क्स का। तो टोटल आपके देखा जाए 21 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 6 होंगे आपके 2 मार्क्स के, 7 3 मार्क्स के, 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, और 3 ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स इस तरीके से आपका बनता है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कम समय है तो आप कौन से चैप्टर पे एक बार फोकस कर सकते हो। तो एक बार दोबारा आप देख लो। सबसे पहले जो आपको देखना है मेटल नॉन मेटल्स, केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस, कार्बन कंपाउंड्स, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं।
तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं हम अपना। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखना, वर्ड लिमिट। जो MCQs है उसमें तो आपका, या तो MCQs में तो आपको कोई वर्ड लिमिट ध्यान नहीं रखना है, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन अगर MCQs नहीं है तो उसमें आपको, जैसे 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें एक एक मार्क का टाइप वाइज रहता है, तो उसमें अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 1 लाइनर इस हिसाब से रखना है, 1 लाइन या 1 वर्ड में आंसर देना होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 30 to 80 वर्ड्स में, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन 50 to 80, और लॉन्ग आंसर्स आप 80 to 120 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर रहता है, और ये वर्ड लिमिट अभी हमने देख ही लिया। टोटल आपके 39th क्वेश्चंस जो हैं वो इसके रहने वाले हैं, और इसमें अगर देखें सेक्शन CBD में टोटल कितने रहते हैं। अच्छा, ये 12th क्लास का। अब सबसे पहले हम देखें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, सबसे इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का चैप्टर। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, उसमें 2 टाइप ऑफ रिएक्शन, एक एडिशन रिएक्शन जिसमें इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट गिव्स सिंगल प्रोडक्ट। तो एडिशन रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। टोटल 4 टाइप के रिएक्शन है, जिसमें एडिशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स सिंगल रिएक्टेंट गिव्स 2 और मोर प्रोडक्ट। फिर टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं 3, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। थर्मल डीकम्पोजिशन में जो बाय मीन्स ऑफ हीट में आपको, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता ही आता है कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड को, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो इससे गैस निकलेगी, और उसके सामने अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आएंगे, ब्लू लिटमस, तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बना लेगा, और इसी वजह से वो रेड कलर हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है उसके बाद फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जब लाइट के हेल्प से हम डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसमें AgCl, और जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो Ag + Cl2 में, और ये ग्रे कलर का हो जाता है, और इसी कारण से जो AgCl है उसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखते हैं, तो इसी के कारण। दूसरा, इसका इस्तेमाल आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इसका इस्तेमाल होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट है, ये हमने कहा सनलाइट के प्रेजेंस में, जब सनलाइट आते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड आमतौर पर वाइट कलर का होता है, और जब ये फोटोलिसिस हो जाता है तो ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रे कलर में, सिल्वर। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम वाटर को ब्रेक करते हैं। तो जब H2O करंट की हेल्प से ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड, मतलब जो कैथोड है, उसके ऊपर आता है आपका हाइड्रोजन गैस, और एनोड के ऊपर आता है ऑक्सीजन गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस। इसमें रेशियो आपको ध्यान रखना है, जो इसका मोल्स का रेशियो है वो तो 2:1 है, और अगर मास का रेशियो पूछा जाएगा तो वो 1:8 का होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, आपको मास का रेशियो पूछा है या मोल्स का रेशियो पूछा है, ये पूछा ही जाता है इनमें से कोई एक ना एक, ये तो मोल्स का रेशियो पूछा जाएगा या मास का रेशियो पूछा जाएगा। और कहाँ पर डिपॉजिट होता है, तो ऑक्सीजन एनोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे। और पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात की जाए तो एनोड पे जो चार्ज होता है वो होता है आपका पॉजिटिव, कैथोड पे जो होता है वो होता है नेगेटिव। नेक्स्ट, अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कॉपर सल्फेट जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, और जब इसमें हम आयरन मिलाते हैं तो ये डर्टी ग्रीन, या जिसे आप ग्रीन कह सकते हो, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल में। ठीक है,
ये इस तरीके का होता है कि जब भी हम कॉपर सल्फेट में आयरन नेल डालते हैं तो आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कलर का कोटिंग आ जाती है और ये कलर जो है इसका वो कन्वर्ट हो जाता है लाइट ग्रीन में। और ये किस वजह से होता है? डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जहाँ पे आयरन जो नेल है उसके ऊपर कॉपर आके डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स की। जब हम BaCl2 Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है और सोडियम क्लोराइड। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम ऐड करेंगे तो नीचे वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, दैट इज़ बेरियम सल्फेट, एंड ऊपर में जो है वो सोडियम क्लोराइड क्लियर सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो CO2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो MgO, तो ये दोनों में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर है रिडक्शन रिएक्शन जहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव्स CH4, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो ये होता है रिडक्शन। फिर रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक रिएक्शन में उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपको दिया है कॉपर प्लस मरकरी ऑक्साइड, इससे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है प्लस मरकरी, तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है दैट इज़ ऑक्सीडेशन, और मरकरी ऑक्साइड से मरकरी दैट इज़ रिडक्शन। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का। एक और एग्जाम्पल जो बहुत बार आपसे पूछा जाता है वो होता है आपका MnO2 प्लस HCl, और इससे बनता है आपका Mn, और यहाँ पे Mn आपका एक्वस में आ जाता है प्लस Cl2 यहाँ गैस और हाइड्रोजन ऑक्साइड ये निकलता है। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो अगर आप देखो MnO2 यहाँ HCl है, यहाँ Cl2 है, तो ये HCl यहाँ पे आ जाता है आपका 4HCl, यहाँ Mn एज इट इज़ बैलेंस रहेगा, Cl2 बैलेंस है और H2O के आगे 2 आ जाता है। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, ये बहुत बार आता है। इसमें आपको बताया जाता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन। तो यहाँ अगर Cl को देखो तो Cl से हाइड्रोजन निकल गया है तो Cl का HCl का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। Cl2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और Mn की अगर हम बात करें तो Mn से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है दैट इज़ रिडक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके आएगा ही आएगा, इसको चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ऑक्सीडेशन, तो रेस्पिरेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल ऑक्सीडेशन जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है प्लस एनर्जी भी इससे रिलीज होता है। तो ये एक रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। रेंसिडिटी हालांकि टॉपिक से हट गया, फिर भी एक बार पढ़ लो कि इसमें फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उससे उनका कलर, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। प्रिवेंशन के लिए लो टेम्परेचर, इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन और एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। कोरोजन होता है स्लो डिके ऑफ मेटल्स, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। और रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है। ऑयल, पेंट, ग्रीस, गैल्वेनाइजेशन का यूज़ करना। तो ये था पहला चैप्टर जो कि आपका 6 मार्क्स का आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आता है। इसमें एक दो रिएक्शंस और आपको ध्यान रखना है जिसमें हम लेड नाइट्रेट को, जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। जब भी हम लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हैं PbNO3 ट्वाइस, जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है लेड ऑक्साइड PbO2 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लस में ये ऑक्सीजन भी निकलता है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये गैस जो है ये किस कलर का होता है? ये ब्राउन कलर का गैस होता है। ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर एक लेड नाइट्रेट और आपका Ki का रिएक्शन, जो पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करते हैं तो बनता है लेड आयोडाइड PbI2 जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये रिएक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। प्लस में यहाँ पे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर से थे, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। फिर सेकंड चैप्टर जो कि काफ़ी कम आना है इसमें से, इसमें आपका एसिड्स और बेस के बारे में है। एसिड्स जो H+ दे सकते हैं और बेस
जो कि OH माइनस आयंस दे सकते हैं। एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सार इन टेस्ट होते हैं ये, सोपी नेचर, बिटर इन टेस्ट। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, ये याद रख लो। टेमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। और NaOH QH ये कॉमन बेस हैं। फिर इंडिकेटर्स से क्वेश्चन आता है। इंडिकेटर्स क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स जो कि इंडिकेट करते हैं कोई कंपाउंड एसिड है या बेस है। तो दो तरह के इंडिकेटर, तीन तरह के आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारा टर्मरिक और लिटमस होता है। लिटमस तो आपका एसिड के साथ रेड और बेस के साथ ब्लू कलर देता है। टर्मरिक जो है वो एसिड के साथ कोई चेंज नहीं लाता है, येलो का येलो ही रहता है, लेकिन बेस के साथ जो है ये रेड कलर दे लेता है, वर्मिलियन कलर, सिंदूर के रंग जो होता है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थेलिन एसिड के साथ नो कलर और बेस के साथ ये देता है पिंक कलर। तो ये इसका नॉर्मली हम बेस पता करने के लिए, और मिथाइल ऑरेंज का जस्ट अपोजिट, ये एसिड के साथ देता है आपका रेड कलर और इसके साथ बेस के साथ ये जो कलर है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता, ऑरेंज कलर ही रहता है। तो इसका इससे मेनली पता चलता है एसिड का, इससे पता चलता है बेस का। फिर अनियन जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह, इसके अलावा क्लोव का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अनियन और क्लोव्स ये दोनों का आपका इस्तेमाल होता है। फिनोफ्थेलिन आपको ध्यान रखना है, पिंक जो है वो बेस में पिंक हो जाता है और एसिड में कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिड में और येलोइश ऑरेंज रहता है बेस में। नेक्स्ट उसके बाद है पीएच स्केल। तो पीएच और पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए। 0 से लेकर 7 तक होता है एसिडिक पीएच, 7 जो है वो हमारा न्यूट्रल और 7 से ग्रेटर एल्कलाइन पीएच। इंपॉर्टेंस इन पीएच जो है उसका आपको पता, जैसे टूथ डीके स्टार्ट होता है बिलो 5.5, तो इसलिए हम बेसिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और एक्सेसिव सिक्रीशन अगर हो जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे स्टमक में, तो हम रिलीफ के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा आंट स्टिंग, बी स्टिंग, इसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, इसको हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, और इसके लिए हम माइल्ड बेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर है लिविंग बींग्स जैसे प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, इनका जो पीएच जिसके बीच सर्वाइव करते हैं वो होता है 5.5 to 7.8। अच्छा, सॉइल अगर एसिडिक हो जाए तो उसे लाइम से ट्रीट करते हैं, और बेसिक सॉइल को हम ट्रीट करते हैं मैन्योर या ऑर्गेनिक मैटर के साथ। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आता ही आता है, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका यूज़ होता है शो पीसेस बनाने के लिए, क्रैक्ड बोन्स को फिक्स करने के लिए। और जब इसमें हम वाटर मिलाते हैं तो CaSO4.12H2 में जब 3/2H2O मिलता है तो बन जाता है CaSO4.2H2, और ये बन जाता है आपका जिप्सम। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कंपाउंड है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज़ बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका यूज़ क्या होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो ये बेकरी आइटम्स बनाने को स्पॉन्जी बना देता है, उसे एज ए एंटा एसिड भी ट्रीट होता है जब स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, और इसका यूज़ होता है क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए, वूल को ब्लीच करने के लिए, और पानी के अंदर जर्म्स को मारने के लिए। ये था सेकेंड चैप्टर से, ज़्यादा नहीं है, बस इतना इम्पॉर्टेंट जो अगर आप, वैसे तो पूरा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है नाउ, ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट था आपका सेकंड चैप्टर में से। पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, बट अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो कम से कम ये टॉपिक्स तो आपको कर ही लेना है। फिर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं कि बेसिक स्टेट जिसके अंदर मेटालिक सब्सटेंस फाउंड होता है, और जो ओर्स होते हैं ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड। और गैंग होता है अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो कि एक ओर के अंदर पाई जाती है, उसे कहते हैं गैंग। और एलॉयज़ होते हैं आपके मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जब हम कुछ डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स के लिए 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, या मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर, दैट इज़ कॉल्ड एलॉय। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी, ये ध्यान रखना है, एक्सेप्शन याद रखना है। और नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर मेटल्स मोस्टली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और लिथियम, इसीलिए इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं।
नॉन मेटल्स नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, मेटल्स डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस और नॉन लस्ट्रस। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आप ध्यान रखना वो लस्ट्रस भी होता है और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। अब कुछ यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपका ऑक्साइड्स, तो एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एग्जांपल SO2 और SO3। ये गलत दे दिया है यहाँ पे, ये आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे सल्फ़र यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है, तो सल्फ़र का ऑक्साइड या यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जैसे इसको पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर का होता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सबको जैसे ही वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो बेस बन जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दो ही होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये मेटेलिक ऑक्साइड्स जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह से ट्रीट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्ज़ाम में। फिर इंपॉर्टेंट एलॉयज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है एलॉय ऑफ मरकरी, जिसे हम कहते हैं एमलगम। ब्रास जो है वो किसका एलॉय होता है, कॉपर और जिंक का। इनमें से एक आएगा ही आएगा, 100% है, इसको अच्छे से रट लेना है आपको। ब्रास कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज है आपका कॉपर और टिन का, शोल्डर होता है लेड और टिन का, और स्टील होता है आपका आयरन और कार्बन का एलॉय। फिर एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है, एक सॉल्यूशन ऑफ HCl और HNO3 जो कि 3:1 रेशियो में होता है, उसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन क्या होता है कि द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन, कि जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करते हैं फेरिक ऑक्साइड के साथ, और इतना ज़्यादा, क्योंकि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो जब ये रिएक्ट करता है तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करता है, तो Al2O3 प्लस जो मोल्टन स्टेट में आयरन रिलीज़ होता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं रेलवे ट्रैक्स और मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, थर्माइट रिएक्शन। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये आप ध्यान रखना। तो ओर से जब हम ओर से प्योर मेटल्स को प्राप्त करने के लिए जब उसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो कैल्सिनेशन किसका करते हैं, कैल्सिनेशन किया जाता है हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो कार्बोनेट्स ओर को हम एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं, उसको हम कहते हैं कैल्सिनेशन। रोस्टिंग होता है सल्फ़र ओर को, जब सल्फ़र ओर है, ये सल्फाइड ओर्स हैं, उसको हम एयर के प्रेजेंस में एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं, उसे कहते हैं रोस्टिंग। तो हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग, और ये होते हैं सल्फाइड ओर्स के। और इन एब्सेंस ऑफ ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर कहलाता है कैल्सिनेशन, ये होते हैं कार्बोनेट ओर के। तो कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड्स में बाय कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर्स को उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय रोस्टिंग। एग्जाम्पल ये है जैसे HgS प्लस O2 और इससे बनता है HgO प्लस 2SO2, तो ये आपका मरकरी ऑक्साइड बन गया, तो ये रोस्टिंग प्रोसेस कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इसके अंदर जब हम कॉपर सल्फेट, यहाँ कैथोड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कॉपर जो है, क्योंकि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव रॉड की तरफ, मतलब कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होता है। तो प्योर कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है और इम्प्योर कॉपर एनोड पे डिपॉजिट होता है, और इसके नीचे जो इम्प्योरिटीज़ आके ऐड होती रहती है जिसे हम कहते हैं एनोड मड। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव, सॉरी हाँ, फ्लो ऑफ करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, और फ्लो ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रॉम कैथोड टू एनोड होता है, और फ्लो ऑफ करंट जो है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसका अगर हम देखें
कैथोड पे क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉपर के साथ ऐड होके बन जाता है कॉपर, ये डिपॉजिट हो जाता है। एनोड पे वहाँ से कॉपर डिज़ोल्व होता है और कॉपर प्लस निकलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका चैप्टर 3। अब है चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके 6 नंबर का, जैसे कि हमने कहा। तो कार्बन के 2-3 क्वेश्चन जो हर बार आते हैं एग्जाम में, वो क्या है कि वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो 2 रीज़न है, अच्छे से याद कर लो। कार्बन कैन नॉट लीव 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है, उसको 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए इन दोनों रीजंस के कारण कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो 2 प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज कैटिनेशन, की अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन, जो कि कार्बन में होता है। और टेट्रावैलेंसी, की कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो अलग अलग फॉर्म के कंपाउंड्स बना सकता है, 4 डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम्स को वो अटैच कर सकता है। फिर कोवैलेंट कंपाउंड्स, जहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन 2 एटम्स। आयोनिक और कोवेलेंट में डिफरेंस क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। आयोनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन अपने मोल्टन और एक्वेटिक स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं करते। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और आयोनिक कंपाउंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कार्बन चेन में। जब हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं सीरीज़ ऑफ कंपाउंड, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन की जगह वो कार्बन चेन में, वो कहलाता है आपको होमोलोगस सीरीज़। जैसे CH4, इसमें अगर हम देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये हो गया मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो ये सारे में अंतर जो होता है वो CH2 का होता है। यहाँ भी CH2 का अंतर है, CH2 का डिफरेंस है, 14 मास का डिफरेंस होता है। और ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं हम होमोलोगस कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है होमोलोगस सीरीज़ की? कि उनका जनरल फार्मूला सेम होता है, उनका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और उनके बीच में अंतर होता है CH2 का और 2 सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में। फिर 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आपको बताए गए हैं, इसमें 4 हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल जब हाइड्रोजन की जगह पर OH आ जाए, CHO जब आ जाता है तो कहलाता है एल्डिहाइड, मतलब C डबल बॉन्ड O अगर ये कार्बन के बीच में हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो कीटोन, और एंड में कार्बन हो जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O भी हो और OH भी हो, तो वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस केस में सफिक्स लगता है नाम के पीछे ऑल, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार आ जाता है ये। तो रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से रिएक्ट करता है। तो जब हम रिएक्शन करते हैं इथेनॉल का कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एक्सेस एसिड में, तो इसमें से पानी निकल जाता है और ये डिहाइड्रेट होकर किस में बन जाता है? आपका इथेनॉल से बन जाता है इथीन, या इसे इथाइलिन भी कहते हैं और इथीन भी कहते हैं, दोनों कह सकते हैं हम। तो इसमें से वाटर निकल गया, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह से काम करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल भी होता है। वो कब होता है? जब हम अल्कोहल के साथ और KMnO4 का रिएक्शन करते हैं। किसका? KMnO4, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तब ये बना लेता है। इससे 2 तरह का रिएक्शन होता है, एक बन जाता है इथेनोइक एसिड, और अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है इथेनल। एल्डिहाइड से अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा, और हैवी ऑक्सीडेशन होगा तो इथेनोइक एसिड बन जाता है। फिर इथेनॉल का सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बनता है आपका CH3CH2OH प्लस Na, इससे बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस में से
रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पर इसका सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और इथेनॉल का हो जाता है आपका, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, ये रिडक्शन की तरह से हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है ही आता है एस्टरिफिकेशन और सोपनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब अल्कोहल में हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करते हैं और एसिड के प्रेजेंस में, तब एक फ्रूटी मतलब स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं एस्टर, और इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इसका रिवर्स होता है सोपनिफिकेशन, कि ऑयल और फैट्स को जब ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सोपनिफिकेशन। केमिकल रिएक्शन अगर एस्टरिफिकेशन का देखें तो इथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इथेनोइक एसिड, और H2SO4 के प्रेजेंस में ये बन जाता है एस्टर, और इसमें से पानी निकल जाता है, और ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। फिर अगर हम ऑयल और फैट्स का देखें तो ये आपका बहुत लंबा फैट्स है, जब इसको हम NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा ये ग्लिसरॉल बन गया, और ये सोडियम स्टीरिएट की सोप, इस सोप का एग्जांपल याद रख लेना, सोडियम स्टीरिएट C17H35 C डबल बॉन्ड ONA, ये बनता है आपका सोप। फिर ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, दैट इज़ मिसेल फॉर्मेशन। तो मिसेल फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो एक आपका सोप है उसके दो एंड होते हैं, एक होता है आपका जो ऑर्गेनिक एंड होता है, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक एंड, और जो मेटल वाला पार्ट है, जैसे सोडियम वाला पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड। तो इसके साथ वाटर अटैच होना चाहता है और इससे वाटर दूर भागना चाहता है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। जो ये डर्ट के साथ बॉन्ड बना लेगा वो कौन बनाएगा, हाइड्रोफोबिक एंड, और ये जो है ये वाटर के साथ ये बाहर से ये बॉन्ड बनाएगा, और जब वाटर के साथ ये बॉन्ड बनाएगा और वाटर इसको खींचेगा तो ये डर्ट को खींचेगा, तो धीरे 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 ये डर्ट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से जो सोप जो है वो फंक्शन करता है। तो इसी को हम कहते हैं मिसेल फॉर्मेशन। तो सोप ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें दो डिफरेंट एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, और ये जब डिज़ोल्व हो जाता है हाइड्रोकार्बन में, तो सोप एट सरफेस ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिक टेल और विल नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, और सोप जो है वो अलाइन हो जाता है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ वाटर आयोनिक एंड के साथ, और वाटर के अंदर एक यूनिक ओरिएंटेशन होता है जो कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन को पानी के बाहर रखता है, और इससे एक फॉर्मेशन बनती है, दैट इज़ कॉल्ड मिसेल। तो ये था आपका कार्बन, और अभी तक जो केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही से आएगा। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया है तो ये अगर कर लेते हो तो आपके 50% से ऊपर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको और कुछ नहीं करना है तो ये जो टॉपिक्स अभी मैंने कराए हैं इस वीडियो में, उसको अच्छे से कर लो आप, और इसमें से आपका लगभग 80% पेपर में ज़रूर आएगा। 100% जो है इस बात की गारंटी है कि जितने टॉपिक्स हमने किया लगभग 80% टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में उसमें से आएंगे ही आएंगे। तो इसी तरीके से हम बायो और फिजिक्स की भी वीडियोज़ लेके आएंगे जल्दी ही। अभी आप ये वाली वीडियोस देखो, हो सकता है 2-3 घंटे में बायो और उसकी वीडियोस भी आ जाए। आज फूड का पेपर है, फूड प्रोडक्शन का, तो एक बार बच्चे और पेपर दे के आ जाए तो हम हिंदी मीडियम वाला भी जो कंटेंट है वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। और 19 तारीख को शाम को एक लाइव क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ये आप ध्यान रखना। हम कोशिश करेंगे कि एक लाइव क्लास ले लें, और नहीं तो वो 1 से 2 घंटे की क्लास होगी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स क्वेश्चंस वो सारे डिस्कस होंगे, और आपके पेपर में वही आएगा, ये ध्यान रखना। तो वो क्लास आप ज़रूर से ज़रूर अटेंड कर लेना। तब तक के लिए तैयारी करते रहो और केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना। साइंस को पूरे अच्छे से पढ़ना है, बट सबसे पहले केमिस्ट्री जो कि बहुत आसान है इसमें स्कोर करना। तो ये ऐसे टॉपिक्स जो अभी कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अलावा भी आपको टॉपिक्स करने हैं, ये ऐसे हैं जो आपको पास तो करवा ही देंगे। तो अच्छे से पढ़ लो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।